Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. Reliability and validity ये दोनों ही टॉपिक्स आपके UGC नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अक्सर इनसे क्वेश्चंस बनते हैं. तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का मतलब क्या होता है और रिलायबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. आज की इस क्लास में हम जानेंगे वैलिडिटी और उसके टाइप्स. जितने भी टाइप्स की वैलिडिटी होती है रिसर्च में, सारे टाइप्स की वैलिडिटी को हम बिल्कुल इजी एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे. तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास. तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में हम जानेंगे कि वैलिडिटी के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, विच इज़ फेस वैलिडिटी, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी. ये 4 मेन टाइप्स होते हैं वैलिडिटी के. और उसके साथ ही जो क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वन इज़ कंकरेंट वैलिडिटी एंड सेकंड इज़ प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. तो इन सारे टाइप्स की वैलिडिटी को इस क्लास में हम समझने वाले हैं. उसके साथ ही 2 टाइप्स की जो वैलिडिटी होती है विच इज़ इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी. इनसे भी आपके एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सब को आज हम इस क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होता क्या है और इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो. रिलायबल होना ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों का या वैलिड होना ज़्यादा ज़रूरी है. तो देखो, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी को हम हिंदी में कहते हैं वैधता और रिलायबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता. रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रिसर्च की. दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूज टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च. और ये दोनों चीज़ें अगर किसी रिसर्च में हैं तो हमें पता चलता है कि वो रिसर्च क्वालिटी है, उस रिसर्च में, उस रिसर्च स्टडी में क्वालिटी है. दे टेल्स अबाउट हाउ वेल अ मेथड और टेक्निक मेजर्स समथिंग. वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमें ये बताता है कि कोई भी मेथड या टेक्निक कितने अच्छे से चीज़ों को मेज़र करती है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ मेजर. वैलिडिटी बात करती है एक्यूरेसी की, जबकि रिलायबिलिटी रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर. रिलायबिलिटी किसकी बात करती है? कंसिस्टेंसी की. तो ये दो जो मैंने आपको बताए हैं ये तो हैं इनके कीवर्ड. अब इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखो, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी. अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंसी हो रही, अगर किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी है, लगातार वो चीज़ हो रही है, तो आप उसको कहोगे रिलायबल. जैसे कि आपका कोई दोस्त आपके बुलाने पर हर बार आपके पास आ जाता है तो आप उसे एक विश्वसनीय मित्र मानते हो, क्योंकि जब भी आप बुलाते हो वो आ जाता है, यानी कि वो रिलायबल फ्रेंड है आपका, क्योंकि उसके अंदर कंसिस्टेंसी है. लेकिन वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? वैलिडिटी का मतलब है कि अगर हम वही काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट वही काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए. लाइक अगर कोई वेइंग मशीन है, अगर वो एग्जैक्ट वज़न आपका बता रही है तो इसका मतलब है कि वो मशीन या वेइंग मशीन क्या है? वैलिड है. अगर कोई थर्मामीटर है और थर्मामीटर बिल्कुल एग्जैक्ट आपका टेम्परेचर बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो वैलिड है. बट एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ए वैलिड टेस्ट इज़ ऑलवेज रिलायबल बट इट्स नॉट श्योर दैट आर रिलायबल टेस्ट विल ऑलवेज बी वैलिड. इसका क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि जो हमारी वैलिडिटी होती है वो रिलायबिलिटी की गारंटी करती है. अगर कोई चीज़ वैलिड है तो वो रिलायबल 100% होगी. बट अगर कोई चीज़ रिलायबल है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वैलिड होगी या नहीं होगी. यह है इस लाइन का मतलब. और इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर कोई चीज़ वैलिड है, कोई इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, तो उसका मतलब है कि वो रिलायबल भी है. लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है तो इसको हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो वैलिड भी होगा या नहीं. इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने का कि कोई वेइंग मशीन है, वो लगातार आपको जो है रिज़ल्ट बता रही है, आपका वेट बता रही है 5 किलो ज़्यादा है, आपका वज़न 10 किलोग्राम, लेकिन वो मशीन कितना बता रही है? 15 किलोग्राम. हर बार 15 किलोग्राम एक्स्ट्रा बताती है. तो आप उस पर रिलाय तो कर सकते हो, विश्वास तो कर सकते हो कि ये मशीन हर बार 5 किलोग्राम ही एक्स्ट्रा बताती है, तो आप उस पर विश्वास तो कर सकते हो मशीन पर. लेकिन क्या उसे आप वैलिड मानोगे?
उस वेइंग मशीन को क्या आप वैलिड मानोगे? नहीं मानोगे। वो वैलिड कब होगी? जब वो वेइंग मशीन एग्जैक्ट आपका वेट बताएगी, तब हम उसको कहते हैं कि ये रिलायबल भी है और वैध भी है। तो कंसिस्टेंसी अगर इस मशीन में है तो गारंटी नहीं है कि ये सही रिजल्ट दे रही होगी, वैलिड भी होगी। लेकिन अगर ये मशीन एग्जैक्ट रिजल्ट दे रही है यानी कि वैलिड है, तो हम इसको रिलायबल भी कह सकते हैं, हम इस पर विश्वास भी कर सकते हैं। क्योंकि जब ये सही हमारा वेट बताएगी तो हम इसको रिलायबल भी कहेंगे, क्योंकि ये विश्वसनीय भी होगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट बिल्कुल सही बताएगी। इस तरीके से आप वेइंग मशीन के एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा वेइंग मशीन का एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आपको ईजी तरीके से चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो दो चीज़ें आपने सीखी। सबसे पहली चीज़ कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी रिसर्च की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैलिडिटी अगर किसी चीज़ में है तो उसका मतलब है कि वो रिलायबल भी होगी, और कोई चीज़ अगर रिलायबल है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वैलिड होगी भी या नहीं। ओके, अब आगे देखते हैं कि वैलिडिटी जो हमने अभी समझा। वैलिडिटी रिफर्स टू हाउ एक्यूरेटली, देखो ये बात आ गई ना एक्यूरेसी की। अ मेथड मीजर्स व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मीजर। वैलिडिटी का मतलब है कि क्या अगर आप रिसर्च में वही कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, दैट यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, तो उसको हम कहते हैं वैलिड। यानी आप अपनी रिसर्च में वही काम कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में समझा कि अगर उस मशीन का काम था, वेइंग मशीन का काम था आपका वेट बताना, और वो एग्जैक्ट आपका वेट बता रही है, दैट इज़ कि वो जो मशीन है वो वैलिड है। इसी तरीके से आप अपनी रिसर्च में जो कुछ भी करना चाहते हो, अगर असल में आप वही कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी रिसर्च वैलिड है। इफ़ रिसर्च हैज़ हाई वैलिडिटी, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स दैट कोरस्पॉन्ड टू रियल प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी रिसर्च में हाई वैलिडिटी है तो इसका मतलब है कि वो सही प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक रिजल्ट के तौर पर देगी। वैलिडिटी रिफर्स टू एक्यूरेसी ऑफ अ मेजर, ये एक्यूरेसी बताती है वेदर द रिजल्ट रियली डू रिप्रेजेंट व्हाट दे आर सपोज टू मेजर, क्या रिजल्ट सच में वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आप मेज़र करना चाह रहे थे। आपने रिसर्च की, आपका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? आपका उद्देश्य था इंटेलिजेंस देखना, स्टूडेंट की इंटेलिजेंस चेक करना आपका उद्देश्य था। अब जब आप रिसर्च करते हो तो जो रिजल्ट आपके पास आता है, क्या वो सच में इंटेलिजेंस ही बता रहा है, शो कर रहा है बच्चों की, तो वो आपका जो रिसर्च का रिजल्ट होगा वो वैलिड होगा, क्योंकि आपको चेक करनी थी आईक्यू, और आपका रिसर्च के रिजल्ट ने भी आईक्यू ही आपको बताया, तो दैट मीन्स आपकी रिसर्च वैलिड है। बट अगर आपको चेक करनी है इंटेलिजेंस, और आप अपने क्वेश्चन में क्वेश्चंस डाल रहे हो पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो वो इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से शो नहीं करेगा, बल्कि उसमें गलती आ जाएगी कि आपने चेक तो करना था आईक्यू लेवल, बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल, लेकिन आपने अपने क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस हैं वो डाल दिए पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो आपकी रिसर्च वैलिड नहीं होगी। ये होता है वैलिडिटी। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई आपने सर्वे डिज़ाइन किया कि आपको डिप्रेशन का पता लगाना है, स्टूडेंट के अंदर डिप्रेशन का आपको पता लगाना है, ये आपने सर्वे डिज़ाइन किया कि मुझे इस पर स्टडी करनी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने क्वेश्चनेयर इस तरीके से बनाया सर्वे करने के लिए कि उसमें आपने एंजाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दिए, तो वो चीज़ पूरी तरीके से डिप्रेशन को नहीं बताएगी, बल्कि उसमें एंजाइटी ऐड हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा और आपके रिजल्ट भी गलत हो जाएंगे, तो आपकी रिसर्च फिर वैलिड नहीं कहलाई जाएगी। वैलिड कब होगी? जब आपने जो भी अपना टूल तैयार किया है, क्वेश्चनेयर तैयार किया, उसमें जितने भी एस्पेक्ट आपने यूज़ किए हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपकी रिसर्च का रिजल्ट कहलाएगा वैलिड। तो ये होता है मतलब वैलिडिटी का। आगे देखते हैं, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में मेनली 4 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट होता है फेस वैलिडिटी, सेकेंड होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, थर्ड होता है कंटेंट वैलिडिटी, एंड फोर्थ वन इज़ क्राइटेरियन वैलिडिटी। इनको एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट इज़ फेस वैलिडिटी। देखो फेस वैलिडिटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? फेस से आपको पता चल रहा है चेहरा वेधता, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? चेहरा वेधता। तो इसका क्या मतलब होता है? देखो चेहरा वेधता की कि अगर देखने से आपने कोई क्वेश्चनेयर डिज़ाइन किया किसी चीज़ पर स्टडी करने के लिए, तो अगर आपका जो क्वेश्चनेयर है, जो आपका टूल है या क्वेश्चनेयर है, अगर वो देखने से भी ऐसा लग रहा है कि हाँ आपने जिस चीज़ के लिए बनाया है वो वैसा ही लग रहा है। मान लीजिए आपको मैथ्स का टेस्ट लेना है, मैथ्स में आपको
प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, इन सारी चीज़ों का टेस्ट लेना है। तो अगर आपका क्वेश्चनेयर देखने में ये चीज़ शो कर रहा है कि आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इसके क्वेश्चंस ही ऐड की हैं, तो आपके टेस्ट में फेस वैलिडिटी है, क्योंकि आपको तैयार करना था क्वेश्चनेयर मैथ्स के टेस्ट के लिए जिसमें आपको प्लस माइनस के क्वेश्चंस पूछने थे, और अगर उसमें देखकर आपके क्वेश्चन शो होते हैं जो आपने सोचा था उसी से रिलेटेड, तो आपके टेस्ट में कहा जाएगा कि फेस वैलिडिटी है, कि देखने से लग रहा है कि हाँ जिस चीज़ के लिए सोचा था वही टेस्ट रेडी किया गया है। तो फेस वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ? चेहरा वेधता, जो देखकर पता लगना चाहिए कि हाँ एग्जैक्ट जो चीज़ आप स्टडी करना चाहते हो उसी से रिलेटेड आपने अपना टेस्ट या टूल रेडी किया है। फेस वैलिडिटी आंसर करती है किस चीज़ का? डज द कंटेंट ऑफ द टेस्ट पेपर अपीयर टू बी सूटेबल फॉर इट्स एम। ये मैंने अलग हाईलाइट करके इसलिए लिखा है ताकि आपको इन चीज़ों से याद रह सके। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है कि क्या जो कंटेंट है वो सच में अपीयर कर रहा है, लग रहा है ऐसा कि वो सूटेबल है, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं उसी के लिए वो बनाया गया है या नहीं। तो फेस वैलिडिटी इस क्वेश्चन का आंसर करती है। फेस वैलिडिटी इज अबाउट वेदर अ टेस्ट अपीयर्स टू मेजर वॉट इट्स सपोज टू मेजर, यानी कि जो अंकित वेधता या चेहरा वेधता है इस बारे में है कि क्या कोई परीक्षण वही मापता प्रतीत हो रहा है, मतलब वही चीज़ मापता लग रहा है हमें जो उसे मापना चाहिए, क्या वो देखने से भी ऐसा ही लग रहा है कि जो चीज़ हमें मापनी चाहिए वही वो शो कर रहा है हमें, तो उसमें क्या होगा? फेस वैलिडिटी। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज कंसर्न विद वेदर अ मेजर सीम्स रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट फॉर वॉट इट्स असेसिंग ओनली ऑन दी सरफेस, मतलब सरफेस लेवल पर ऊपर से अगर आप देखते हो किसी टेस्ट को और जिस चीज़ के लिए आपने टेस्ट बनाया है वो उसी चीज़ को शो कर रहा है, तो दैट मीन्स कि उसमें फेस वैलिडिटी होगी। ओके, तो टेस्ट की वैलिडिटी को मेजर करना किसके थ्रू? उसको ऊपर से ही सुपरफिशियल लेवल पर, सरफेस लेवल पर देखकर टेस्ट की वैलिडिटी को चेक करना क्या कहलाता है? हमारा फेस वैलिडिटी। ओके, जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास आप गए कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है या फिर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब वो आपका सर ना देखकर या फिर आपको सर का दर्द से रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछकर वो आपकी लंबाई या हाइट चेक करना शुरू कर दे, तो आप क्या कहोगे कि भाई कैसा डॉक्टर था? आप उस पर विश्वास करोगे? नहीं, आप कहोगे कि कैसा डॉक्टर था, दर्द था मेरे पेट में और वो चेक कर रहा था मेरी हाइट, तो वहाँ पर वैलिडिटी नहीं होगी। ओके, तो अगर आपको पेट का चेकअप कराना है, आपके पेट में दर्द है और डॉक्टर पेट को ही देख रहा है, चेक कर रहा है, तो आप कहोगे कि हाँ यहाँ पर वैलिडिटी है कि डॉक्टर साहब ने जो मेरी प्रॉब्लम थी उसी के अकॉर्डिंग चेकअप किया। तो फेस वैलिडिटी यानी कि देखकर भी लगना चाहिए कि जिस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं वही उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं। जिस उद्देश्य के लिए हमने अपना टेस्ट पेपर डिज़ाइन किया है वो देखकर भी लगना चाहिए कि वही है उसमें सब या नहीं। ये होता है हमारा फेस वैलिडिटी। देखो इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक अ सर्वे दैट आस्क्स पीपल अबाउट देयर जॉब सेटिस्फैक्शन। एक सर्वे आपने रेडी किया, आपको एक सर्वे करना है किस चीज़ पर? आप लोगों से पूछोगे उनके जॉब के सेटिस्फैक्शन के बारे में। might have face validity if the questions appear to be directly related to job satisfaction and the words are easy to understand। तो अगर आप एक सर्वे डिज़ाइन करते हो लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन को क्या करने के लिए? जानने के लिए, तो आपका जो क्वेश्चंस हैं, जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं अपने सर्वे के लिए, अगर वो क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने से अगर लग रहा है कि जॉब सेटिस्फैक्शन से ही रिलेटेड हैं, तो आप कहोगे कि आपके क्वेश्चनेयर में फेस वैलिडिटी है, क्योंकि आपको जानना है जॉब सेटिस्फैक्शन और आपने क्वेश्चंस भी जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड ही रखे हैं, जो देखने से लग रहा है कि हाँ जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड ही हैं सारे क्वेश्चंस। तो आपके टेस्ट में क्या होगी? फेस वैलिडिटी। इतना इजी होता है फेस वैलिडिटी। आगे देखते हैं सेकंड, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के दूसरे नाम होते हैं साइकोलॉजिकल वैलिडिटी या फिर ट्रेट वैलिडिटी। इसको ध्यान से समझना। तो देखो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का क्या मतलब है? आप अपनी रिसर्च में कुछ मेज़र करना चाहते हो, आपने अपनी रिसर्च में कुछ मेज़र करने के लिए जो भी आइडिया सोचा है, मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप अपनी रिसर्च में जो भी चीज़ मेज़र करना चाहते हो उसके लिए आपने जो भी आइडिया सोचा है तो वो सही सोचा है या नहीं, यानी वो आइडिया जो भी चीज़ आप मेज़र करना चाहते हो उसको सही में सक्सेसफुली मेज़र कर पाएगा या नहीं, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। किस चीज़ का आंसर देता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी? डज द टेस्ट मेजर द कॉन्सेप्ट दैट इट्स इंटेंडेड टू मेजर। क्या जो टेस्ट है वही चीज़ मेज़र करेगा, उसी कॉन्सेप्ट को मेज़र करेगा जिसको हम मेज़र करना चाहते हैं।
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज अबाउट हाउ वेल अ टेस्ट मेजर्स द कॉन्सेप्ट इट वॉज डिजाइन टू इवेलुएट। यानी निर्माण वेधता इस बारे में है कि एक परीक्षण उस अवधारणा को कितनी अच्छी तरह से मापता है जिसका मूल्यांकन करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल यू ट्रांसलेटेड योर आइडियाज़ और थ्योरीज इनटू एक्चुअल प्रोग्राम्स और मीजर्स। देखो, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आप अगर एक सेकेंड क्लास के बच्चे का टेस्ट लेना चाहते हो, मैथ्स का टेस्ट लेना चाहते हो अगर किसी सेकेंड क्लास के बच्चे का, और आपने अपने दिमाग में सोचा कि सेकेंड क्लास के बच्चे को क्या क्या आता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स आते होंगे, प्लस माइनस के क्वेश्चंस आते होंगे, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन आता होगा। आपने अपने दिमाग में ये सोचा, आपने ये आइडिया बनाया कि क्लास सेकेंड के बच्चे को ये सारी चीज़ें आती होंगी। तो क्या वो आपका आइडिया सही है? अगर वो आइडिया सही है तो आपके टेस्ट में, आपके आइडियाज़ में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी। और अगर आपका आइडिया सही नहीं है, आपने उसमें जो टफ कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरम होते हैं, वो ऐड कर दिए, तो आपका कंस्ट्रक्ट सही नहीं है। यानी अगर आप जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट देते हो बच्चों को। दूसरा एग्जाम्पल है इसका कि जो आपका सिलेबस है, जो बुक का सिलेबस है, उस सिलेबस के, या चैप्टर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपना अगर टेस्ट तैयार करते हो तो वो उसमें होगी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपने सिलेबस से हटके क्वेश्चंस दे दिए, तो उसमें जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं होगी। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के जो आपके आइडियाज़ हैं, जो चीज़ आप मेज़र करना चाहते हो, उसके लिए जो आपने आइडियाज़ सोचे कि वो सही है या नहीं, एक्चुअल में वो चीज़ मेज़र कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं या नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आंसर देता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम कब अप्लाई करते हैं। देखो, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम आइडियाज़ अपने माइंड में कब सोचते हैं? ऐसी चीज़ें जिनको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, जिसमें फेस वैलिडिटी के थ्रू हम पता नहीं लगा सकते। जैसे कि हमने लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन देखना था, तो वहाँ पर हमने फेस वैलिडिटी का यूज़ किया। हमने जो क्वेश्चन है डिज़ाइन किया, उसको ऊपर से अगर हमने देखा, ऊपर से देखने पर अगर हमें क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हैं, तो उसमें फेस वैलिडिटी था। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्टली देखकर पता नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर डिप्रेशन है, किसी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन है, तो आप जो है उसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते कि क्या तुम्हें डिप्रेशन है, तो कोई नहीं बताएगा कि हाँ मुझे डिप्रेशन है। किसी की पर्सनैलिटी, उसके वो नहीं बताता मुँह से कि मेरी कैसी पर्सनैलिटी है। तो जो अमूर्त चीज़ें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जैसे कि लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, ये चीज़ें जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उनको हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के थ्रू मेज़र करते हैं। असेसिंग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर रिसर्चिंग समथिंग दैट कांट मेजर्ड और ऑब्जर्व डायरेक्टली। यानी कि इस जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करनी है, ऐसी चीज़ों को असेस करना है जिनको हम सीधे तौर पर माप नहीं सकते या सीधे तौर पर देख नहीं सकते। जैसे कि अवसाद, व्यक्तित्व, प्रेम, आत्मविश्वास, खुशी, या फिर मेंटल हेल्थ हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इनको हम डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो इसके लिए हमें अपने माइंड में आइडियाज़ सोचने होंगे कि अगर हमें किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता लगाना है, तो हम पहले अपने माइंड में उससे रिलेटेड आइडियाज़ बनाएंगे। अब आइडियाज़ कैसे आएंगे? जब हम उससे रिलेटेड थ्योरीज़ पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी से रिलेटेड अगर हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे, देखो लास्ट स्लाइड में क्या लिख रहा था यहाँ पर, आइडियाज़ और थ्योरीज़। तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, डिप्रेशन क्या होता है, कैसे पता लगाया जाता है, हम थ्योरीज़ पढ़ते हैं और उन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग हम अपने माइंड में आइडिया सोचते हैं कि पर्सनैलिटी को एसेस करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें अपने क्वेश्चनियर में डाल सकते हैं, जिससे कि हम सच में पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं किसी व्यक्ति का। तो हमने जो अपने माइंड में आइडियाज़ सोचे, क्या वो सही में उस चीज़ को मेज़र करेंगे? जो चीज़ हम मेज़र करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता क्या है। थर्ड वन इज़ कंटेंट वैलिडिटी। देखो, जब हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, अपने माइंड में आइडियाज़ सोच लिए कि हमें अगर डिप्रेशन का पता लगाना है तो हमें ये क्वेश्चन अपने क्वेश्चनियर में डालने होंगे। आइडिया हमने सोच लिया, अगर हमारा आइडिया सही है दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। अब उस आइडिया को अप्लाई करते हैं हम कंटेंट वैलिडिटी में। एक तरीके से ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। Content validity evaluates how well an instrument, like a test, cover all relevant parts of the construct it aims to measure. Here, a construct is a theoretical concept, theme or idea.
जो कंस्ट्रक्ट था हमारा, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, एक थीम थी या आइडिया था, अब उसके अकॉर्डिंग जो हमने सोचा, अगर हम उन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं तो उसमें होगी हमारी कंटेंट वैलिडिटी। जैसे कि हमने डिप्रेशन से रिलेटेड अगर सारे एस्पेक्ट, जितने भी एस्पेक्ट हैं, सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड अपने टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस डाले हैं, किसी भी एस्पेक्ट को नहीं छोड़ा है, तो वो कहलाएगा कि हमारे इस टेस्ट में या क्वेश्चनेयर में कंटेंट वैलिडिटी है। कंटेंट वैलिडिटी का पूरा मतलब ये लिख रहा है, देखो, कवर्स ऑल रिलेवेंट पार्ट्स। जो भी चीज़ आप मेज़र करना चाहते हो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपके टेस्ट में होनी चाहिए, तब कहा जाएगा कि आपके टेस्ट में या क्वेश्चनेयर में क्या है, कंटेंट वैलिडिटी है। ओके, यानी जो भी आपने आइडिया सोचा था, लाइक जैसे सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सब आता होगा, और उसी आइडिया के अकॉर्डिंग अगर आपने सारी चीज़ें टेस्ट में डाली, टेबल्स भी डाले, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने अपने टेस्ट में ऐड की हैं, जो भी आपको जानना था, तो आपके टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी होगी। ठीक है, तो कंटेंट वैलिडिटी किस चीज़ का आंसर करता है? इज द टेस्ट फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इट एम्स टू मेज़र। क्या आपका जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी आप मेज़र करना चाहते हो। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको इंडिया पर रिसर्च करनी है, आपको पूरी इंडिया पर रिसर्च करनी है, लेकिन आप डेटा सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्टेट के लोगों से जाकर कलेक्ट करते हो, यूपी के लोगों से जाकर कलेक्ट करते हो सिर्फ और सिर्फ, तो क्या कहा जाएगा कि इसमें कंटेंट वैलिडिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरी इंडिया पर रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए आपको इंडिया की हर एक स्टेट में जाना पड़ेगा और हर एक स्टेट के लोगों से क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना होगा। तो पूरी इंडिया पर रिसर्च करनी है तो पूरी इंडिया के हर एक स्टेट में आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यूपी में गए और वहाँ के लोगों से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो आपकी रिसर्च में कंटेंट वैलिडिटी नहीं होगी। तो कंटेंट वैलिडिटी को आप किस चीज़ से समझ सकते हो कि कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है जो भी चीज़ आप मेज़र करना चाहते हो उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को आपको लेना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा ऑल रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट। जो भी आपने कंस्ट्रक्ट किया था, अपने माइंड में आइडियाज सोचे थे, उसको पूरी तरीके से आपने कवर किया है, तो वो होगा आपका कंटेंट वैलिडिटी। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। अ written exam test whether individuals have enough theoretical knowledge to acquire a driver license। एक ड्राइवर लाइसेंस, जब आप ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपका टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट होता है। तो जो आपका क्वेश्चनेयर है, जो आपका रिटन टेस्ट आप दोगे उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चनेयर है, जो टेस्ट है, अगर उसमें द एग्ज़ाम वुड हैव हाई कंटेंट वैलिडिटी इफ़, अगर क्वेश्चन आस्क्ड कवर एवरी पॉसिबल टॉपिक इन द कोर्स रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल्स। अगर आपके क्वेश्चनेयर में सारी चीज़ें कवर हो रही हैं ट्रैफिक रूल से रिलेटेड या फिर सड़क सुरक्षा के बारे में, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं, अगर आपका क्वेश्चनेयर सारी चीज़ों को कवर कर रहा है ट्रैफिक से रिलेटेड, ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, तब कहा जाएगा कि आपका जो टेस्ट है उसमें क्या है, उसमें कंटेंट वैलिडिटी है। एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो एक्सक्लूड ऑल अदर क्वेश्चंस दैट आर नॉट रिलेवेंट फॉर द ड्राइवर्स लाइसेंस। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है कि अगर आपको ट्रैफिक रूल्स यानी ड्राइवर लाइसेंस के लिए अगर आपको क्वेश्चनेयर बनाना है और उसमें उसी से रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चंस डाले हैं तो कंटेंट वैलिडिटी होगी। उसके साथ साथ जो अलग के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ड्राइवर लाइसेंस या ट्रैफिक रूल से रिलेटेड नहीं हैं, उन क्वेश्चंस को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अपने टेस्ट पेपर में आपको उन क्वेश्चंस को जगह नहीं देनी है जो ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को रखना जो कि आपके ड्राइवर लाइसेंस के लिए ज़रूरी हैं, ट्रैफिक रूल से रिलेटेड हैं, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड हैं, उन सारी चीज़ों को आप ऐड करते हो तो आपके टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी होगी। और बाकी के जो फालतू के क्वेश्चंस हैं वो आप उसमें ऐड नहीं करोगे। ये होता है कंटेंट वैलिडिटी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब जो फोर्थ पार्ट है हमारा उसका नाम है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का देखो क्या मतलब होता है। डू द रिजल्ट्स एक्यूरेटली मेजर द कंक्रीट आउटकम दे आर डिजाइन टू मेजर, कि क्या जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं कंक्रीट आउटकम को, दे आर डिजाइन टू मेजर। जिस चीज़ को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो डिज़ाइन किया गया था टेस्ट पेपर, क्या वो सही में उसी चीज़ को मेजर कर रहा है।
उसको हम कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। देखो क्राइटेरियन का मतलब होता है बेंचमार्क या फिर स्टैंडर्ड। तो अगर कुछ बेंचमार्क या स्टैंडर्ड पहले से सेट किए होते हैं, यानी कुछ बेंचमार्क या स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं पहले से, तो टेस्ट पहले से तय किए गए स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं। जो आपने टेस्ट बनाया वो पहले से तय किए गए बेंचमार्क या स्टैंडर्ड पर खरा उतर रहा है या नहीं, उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है या नहीं, तो उसको हम कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी इवैल्यूएट्स हाउ एक्यूरेटली अ टेस्ट मेजर्स द आउटकम इट वाज डिजाइंड टू मेजर। टू एस्टैब्लिश क्राइटेरियन वैलिडिटी यू नीड टू कंपेयर योर टेस्ट रिजल्ट्स। देखो इस लाइन को ध्यान से देखो, क्राइटेरियन वैलिडिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू कंपेयर योर टेस्ट रिजल्ट टू क्राइटेरियन वेरिएबल्स। आपको अपने टेस्ट को, जो भी आपने टेस्ट बनाया उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, जो पहले से मौजूद टेस्ट हैं उनके साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा अपने टेस्ट को। क्राइटेरियन वेरिएबल्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज गुड स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, गुड स्टैंडर्ड। अच्छे स्टैंडर्ड पर आप अपने टेस्ट को जांचते हो। दे कंप्राइज अदर टेस्ट दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड एज वैलिड मेजर्स ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। मतलब आप अपने टेस्ट को किन टेस्ट के साथ कंपेयर करोगे, जो पहले से मौजूद हैं, जिनका एक स्टैंडर्ड है, तो उनके साथ, और वो वाइडली एक्सेप्टेड हैं, यानी कि सभी लोगों के साथ, सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जा चुके हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस देखनी है एडोलसेंट की, क्या देखनी है, EI। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको क्या करनी है, एसेस करनी है एडोलसेंस की। तो उसके लिए क्वेश्चनेयर जब आप बनाते हो तो वो बच्चों को देने से पहले आप उसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, कि जो पहले से बना हुआ टेस्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस पर, जैसे कि डैनियल गोलमैन ने डिज़ाइन किया था इमोशनल इंटेलिजेंस पर टेस्ट, आप उसके साथ कंपेयर करोगे। ये लिख रहा है ना, यू नीड टू कंपेयर योर टेस्ट रिजल्ट टू क्राइटेरियन वेरिएबल्स। तो इमोशनल इंटेलिजेंस देखने के लिए जो गोलमैन के द्वारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरीज दी गई हैं, टेस्ट दिया गया है, उससे आप अपना टेस्ट कंपेयर करोगे, उसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी चेक करोगे, और उसके बाद उसको क्या करोगे, एडमिनिस्टर करोगे अपने टेस्ट को। तो वो होता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब क्राइटेरियन वैलिडिटी 2 टाइप्स की होती। फर्स्ट इज कंकरेंट वैलिडिटी और सेकंड इज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, कि जो आपने बेंचमार्क सेट किया, तो बेंचमार्क अगर प्रेजेंट के लिए सेट किया गया है तो वो होता है कंकरेंट वैलिडिटी, और जो आपने बेंचमार्क या स्टैंडर्ड सेट किया तो वो फ्यूचर के लिए अगर आपने सेट किया है तो वो होता है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अभी एग्जाम्पल से समझ आएगा। कंपेयरिंग द टेस्ट विद एन एस्टैब्लिश्ड मेजर इज नोन एज कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी क्या होगा, जो मैंने आपको अभी बताया, कि अगर आप अपने टेस्ट को पहले से मौजूद टेस्ट के साथ कंपेयर करते हो, जिसका एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड लेवल के टेस्ट के साथ आपने जो टेस्ट बनाया उसको आप कंपेयर करके देखते हो, क्योंकि वो जो टेस्ट है, जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो बहुत से लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जा चुका है। तो उस टेस्ट के साथ अगर आप अपने टेस्ट को कंपेयर करते हो तो वहाँ पर होती है कंकरेंट वैलिडिटी। जैसे कि मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर आपको एग्जाम्पल दिया। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या होता है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब है टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी कि पहले से जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, ये किससे रिलेटेड है, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड। जैसे कि बादलों को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि बारिश होगी। तो प्रेडिक्शन का क्या मतलब होता है, पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाना। तो टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टेस्ट तो आज ले रहे हो आप, लेकिन आज टेस्ट लेकर आप आगे का अनुमान लगा रहे हो पहले से कि आगे अब क्या होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को। कंकरेंट वैलिडिटी में तो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला एग्जाम्पल आ जाएगा, और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में कौन सा एग्जाम्पल आएगा। देखो, मान लो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि 98% वाले बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। ये आपने पहले से ही क्राइटेरिया सेट कर दिया। यहाँ पर हम क्राइटेरियन वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। तो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है बच्चों का, ओके, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है बच्चों का, उसके लिए आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि 98% जिन बच्चों के मार्क्स आएंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अब अगर फ्यूचर में भी वो 98% मार्क्स लाने वाले बच्चे जिनको आपने एडमिशन दिया, अगर वो ऐसे ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे, यानी कि आपके टेस्ट में प्रेडिक्टिव वैलिडिटी थी, तो आज टेस्ट लेकर फ्यूचर के बारे में बताना।
मतलब मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट था जिसमें आपने 98% वाले बच्चों को आपने लिया, तो इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हो, आप ये पूर्व अनुमान लगा रहे हो कि जिन बच्चों के आज 98% आए हैं तो वो आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। तो वो क्या होगा, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, इसको कहते हैं हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कंकरेंट वैलिडिटी मेजर्स टेस्ट एंड क्राइटेरियन वेरिएबल्स इन द प्रेजेंट। देखो कंकरेंट वैलिडिटी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपने कोई टेस्ट बनाया तो उस टेस्ट को आप पहले से मौजूद स्टैंडर्ड लेवल के सेट के साथ, टेस्ट के साथ कंपेयर करते हो। तो ये कब की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट, एट प्रेजेंट की बात करता है हमारा कंकरेंट वैलिडिटी। जबकि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी मेजर्स दोज इन द फ्यूचर। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी किस चीज़ की बात करता है, फ्यूचर की। जैसे मैंने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम्पल ली, जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए और साथ साथ में नोट भी किया कीजिए। जैसे मैंने कंकरेंट वैलिडिटी का एग्जाम्पल कौन सा लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि आपने आज कोई टेस्ट बनाया इमोशनल इंटेलिजेंस पर बच्चों की जांच करने के लिए कि बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। उसको टेस्ट को आप अगर पहले से मौजूद डैनियल गोलमैन के स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ कंपेयर कर कर उसकी कंकरेंट वैलिडिटी निकालते हो तो वो एट प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन अगर आप किसी मेडिकल एंट्रेंस का मैंने एग्जाम्पल लिया, वो किससे रिलेटेड होगा, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी से। तो ये चीज़ें आप नोट भी कर लिया करो साथ में जो भी मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। कंकरेंट वैलिडिटी इज़ यूज टू कंपेयर एट न्यू टेस्ट टू एन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड टेस्ट। ये लाइन आपको सिर्फ याद रखनी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने चीज़ों को लिखा है। The extent to which I score on a scale forecast scores on same criterion measure। यानी किसी पैमाने पर कोई स्कोर किस हद तक मानदंड माप पर स्कोर का पूर्व अनुमान लगाता है। देखो जहाँ पर फोरकास्ट की बात आ गई, फोरकास्ट का क्या मतलब होता है, पूर्व अनुमान। और पूर्व अनुमान हम किस में लगाते हैं, जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है पूर्व अनुमान, और फोरकास्ट भी वही होता है। तो अगर कहीं पर आपको फोरकास्ट लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसका मतलब है कि फ्यूचर से रिलेटेड बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। और जहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में आप कंपेयर कर रहे हो अपने टेस्ट को ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड टेस्ट के साथ, तो वहाँ पर आपकी हो जाएगी कंकरेंट वैलिडिटी। इससे रिलेटेड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो हमारी जो क्राइटेरियन वैलिडिटी थी, इसके दो पार्ट हुए, कंकरेंट जो प्रेजेंट से रिलेटेड है और प्रेडिक्टिव जो फ्यूचर से रिलेटेड होगी, यानी पूर्व अनुमान से रिलेटेड। अब आता है एक एक्सटर्नल वैलिडिटी और एक इंटरनल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, देखो एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि बाहरी वैधता। बाहरी वैधता का क्या मतलब है, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी कैन बी जनरलाइज टू डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट सेटिंग्स, डिफरेंट कंडीशंस एट्सेट्रा। देखो इसको मत पढ़िए, आप मेरी बात सुनिए। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या होगा, एक तरीके से बाहरी वैधता। बाहरी वैधता का क्या मतलब है कि टेस्ट आपने किया, किसी भी चीज़ पर आपने टेस्ट किया, जो भी आप टेस्ट कर रहे हो, अगर उस टेस्ट को आप एक स्मॉल सैंपल पर आपने टेस्ट किया, लेकिन उस स्मॉल सैंपल पर टेस्ट करने के बाद उस स्मॉल सैंपल पर किए गए टेस्ट के रिज़ल्ट को आप बड़ी पॉपुलेशन पर अगर अप्लाई कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप अगर जनरलाइज कर सकते हो टेस्ट के रिज़ल्ट को, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का जो कीवर्ड हुआ वो क्या हुआ, जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। एक्सटर्नल वैलिडिटी का कीवर्ड क्या हुआ, जनरलाइजेशन। ओके, जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी को आपको कनेक्ट करना है जनरलाइजेशन से, कि आपने एक छोटे सैंपल पर टेस्ट किया और उस टेस्ट के रिजल्ट को अगर आप बड़ी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हो तो आपके टेस्ट में एक्सटर्नल वैलिडिटी है। यानी कि बाहरी लोगों पर, बाहरी दूसरी सिचुएशंस पर, दूसरे ग्रुप्स ऑफ पीपल पर, अलग अलग सेटिंग में, अलग अलग कंडीशंस में अगर आप अपने टेस्ट के रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हो, यानी उसमें बाहरी वैधता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी है। ये होता है हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी, इसका कीवर्ड है जनरलाइजेशन। सेकेंड इज इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, आंतरिक वैधता। आंतरिक वैधता से क्या मतलब है, इंटरनल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी एस्टैब्लिशेस अ ट्रस्टवर्दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका कीवर्ड क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रीटमेंट एंड एन आउटकम। देखो इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है कि जो भी आपने वेरिएबल्स लिए, जो भी आपने वेरिएबल्स सोचे, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो सकता है, आपका एक वेरिएबल है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है,
तो स्मोकिंग हुआ एक आपका वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लंग कैंसर क्या हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये हमने वेरिएबल वाली क्लास में अच्छे से समझा था, वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस क्लास को ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्मोकिंग है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमने क्या कहा कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। तो ये जो हमने कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बनाया, तो क्या ये सही है? जो हमारे दो वेरिएबल्स थे, उन वेरिएबल्स के बीच जो हमने कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बनाया, क्या वो सही में सही है? अगर वो सही में सही है कि हाँ स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो रिसर्च है उसमें इंटरनल वैलिडिटी है। ओके, जैसे कि अगर बात करें तो जो कॉम्प्लेन होता है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कॉम्प्लेन से क्या सच में हाइट बढ़ती है, तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक कॉम्प्लेन और एक उसका इफेक्ट देख रहे हैं हाइट पर। तो कॉम्प्लेन से अगर हाइट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये चीज़ हम देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमने कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बनाया है, क्या ये सही में सही है? अगर सही में सही है कि हाँ कॉम्प्लेन से हाइट पर असर पड़ता है, तो इंटरनल वैलिडिटी होगी। अगर ऐसा नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप सही नहीं है, तो इंटरनल वैलिडिटी नहीं होगी। ये थे सारे वैलिडिटी के टाइप्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ वैलिडिटी इज दिस इन विच रिसर्चर इज एनकरेज टू डिड्यूस हाइपोथेसिस फ्रॉम अ थ्योरी दैट इज रिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट। यानी ये किस प्रकार की वैधता है जिसमें शोधकर्ता या रिसर्चर उस सिद्धांत से परिकल्पना निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो अवधारणा के लिए या कॉन्सेप्ट के लिए प्रासंगिक है या रिलेवेंट है। इसको हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहेंगे, कॉन्करेंट वैलिडिटी कहेंगे, फेस वैलिडिटी कहेंगे, या फिर कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहेंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, सोचिए कि हमने क्या समझा था वैलिडिटी के टाइप्स के बारे में। उसके बाद आप वीडियो को प्ले कीजिए और उसके बाद देखिए मैं क्या आंसर बताती हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखो यहाँ पर बात किस चीज़ की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है हाइपोथेसिस को डिड्यूस करने के लिए, हाइपोथेसिस बनाने की बात की जा रही है। किससे? एक थ्योरी से। हाइपोथेसिस का मतलब होता है हमारा विचार, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में जो हम अपने माइंड में सोचते हैं, जो हमारे माइंड में आइडिया होता है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं? टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का एक कैसा टेंटेटिव सॉल्यूशन, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और वो हमारे दिमाग में क्या होता है? हमारे दिमाग में एक विचार होता है, एक आइडिया होता है, और वो किसके बेस पर आता है? थ्योरी के बेस पर। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बेस पर हम अपना हाइपोथेसिस देते हैं। ये हमने रिसर्च वाली क्लासेस में ठीक से समझा था। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम क्या कर रहे थे? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किस चीज़ के लिए की जा रही है? वो चीज़ें जो आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, जिनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल हमने समझे थे डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, इनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हम अपने माइंड में थ्योरीज़ वगैरह को पढ़कर अपने माइंड में आइडियाज़ सोचते हैं कि इन चीज़ों को अगर हमें एसेस करना है तो हमें किस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा? फ्रेम करना पड़ेगा। तो हम अपने माइंड में आइडियाज़ सोचते हैं। और हाइपोथेसिस भी एक तरीके से माइंड में जो हम सोचते हैं किसी भी प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड है। तो थ्योरी पढ़ने के बाद हाइपोथेसिस देना किससे रिलेटेड होगा? जैसे कि थ्योरी को पढ़ने के बाद, थोड़ा स्टडी करने के बाद, जब हम अपने माइंड में आइडियाज़ सोचते हैं। आइडियाज़ की बात हमने कहाँ पे की थी? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्योंकि यहाँ पर भी हम अपने दिमाग में आइडियाज़ सोच रहे थे। तो हमारा किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, रिसर्च के लिए जो आइडिया है, जो भी चीज़ हम एसेस करना चाहते हैं, उसके लिए जो हमने आइडिया सोचा था वो सही है या नहीं, वही तो बात करता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और हाइपोथेसिस भी यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन। तो अस्थायी, टेंटेटिव मतलब अस्थायी। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हो जाएंगी और इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कंकरेंट वैलिडिटी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, फेस वैलिडिटी की भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है और ये आपके 2022 एग्जाम में पूछा गया था। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, लिस्ट 1 में दिया गया है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी और लिस्ट 2 में दिया गया है उनका मीनिंग। फेस वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। तो देखो, मैंने जो आपको कीवर्ड्स बताए थे ना, वीडियो को पॉज करके पहले आप ये देखो कि जो हमने कीवर्ड्स समझे थे वो किस ऑप्शन से रिलेटेड होंगे। अगर हम
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें तो हमने क्या कीवर्ड देखा था, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की बात करें तो क्या कीवर्ड देखा था। तो देखो अगर ध्यान से देखो, प्रेडिक्टिव से स्टार्ट करते हैं। प्रेडिक्टिव में हमने क्या देखा था कि जिसमें हम पूर्व अनुमान लगाते हैं। पूर्व अनुमान लगाने का क्या मतलब होता है, प्रेडिक्शन। और हमने फोरकास्ट एक वर्ड पढ़ा था, फोरकास्ट का मतलब भी क्या होता है, पूर्व अनुमान। तो प्रेडिक्शन यानी कि फोरकास्ट, पूर्व अनुमान। अगर कीवर्ड से रिलेटेड होकर आप पढ़ोगे तो पूरा भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बहुत टफ होते हैं, हमें समझ नहीं आता। द एक्सटेंट टू विच अ स्कोर ऑन अ स्केल फोरकास्ट स्कोर्स ऑन सेम क्राइटेरियन मीजर। तो इसका ये हो जाएगा। अभी मैं आंसर नहीं बता रही, पहले आप लोग ऐसा कीजिए, इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए। जो हिंदी वाले हैं वो नाराज़ मत होना, पहले आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए और उसके बाद सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो अब हम देखते हैं कि देखो सबसे पहले हमने प्रेडिक्शन का देखा। प्रेडिक्शन यानी कि फोरकास्ट, जिसमें हम पूर्व अनुमान लगाते हैं। द एक्सटेंट टू विच अ स्कोर ऑन अ स्केल फोरकास्ट स्कोर्स ऑन द सेम क्राइटेरियन मीजर। तो डी का क्या हो जाएगा, 4। डी का 4 कहाँ पर है, देखो 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है। डी का 4 एक तो फर्स्ट ऑप्शन में है और एक फोर्थ ऑप्शन में। अब उसके बाद देखते हैं कि ए का क्या होगा, फेस वैलिडिटी इंडिकेट्स एडिक्वेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एडिक्वेसी का क्या मतलब होता है, उपकरण की पर्याप्तता को दर्शाता है। पर्याप्तता यानी कि चेहरे से हम फेस वैलिडिटी, हम सिर्फ और सिर्फ देखकर ये पता लगा लेते हैं कि हाँ ये टेस्ट पर्याप्त है, एडिक्वेट है, जैसा भी बनाया है एडिक्वेट बनाया है। तो फेस वैलिडिटी एडिक्वेसी को बताती है, इसीलिए फर्स्ट का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4। अब जंग चली है हमारी बी एंड सी में, क्योंकि ये तो हमारे 2 ऑप्शन कट गए थे। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ए का 1 है और फोर्थ ऑप्शन में भी ए का 1 है। फर्स्ट ऑप्शन में डी का 4 है और यहाँ पर भी डी का 4 है। अब आपको देखना है बी का सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। अब बी का देखते हैं, कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी अगर आप देखते हो तो कंकरेंट वैलिडिटी में मैंने आपको क्या बताया था, कंकरेंट जो कि प्रेजेंट से रिलेटेड है। प्रेजेंट में जो हमने टेस्ट बनाया उसको हम पहले से बने हुए टेस्ट के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो वो हमने देखा था कंकरेंट वैलिडिटी। और वही चीज़ देखो आपके ऑप्शन नंबर 3 में लिख रही है, कंपेयर्स अ न्यू टेस्ट टू एन ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड टेस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा सही। और बी का 3 कहाँ पर है, हमारे ऑप्शन 4 में। तो 1 वाला कट जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सी का 2, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब क्या है, इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट इज यूज्ड। यानी कि इंडिकेट करता है ये द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट इज यूज्ड, किस लेवल का, किस एक्सटेंट तक मेजरमेंट को यूज़ किया गया है। यानी ये दर्शाता है कि माप का उपयोग किस हद तक किया गया है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो ऐसे कीवर्ड्स की हेल्प से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा, अगर ऑप्शंस टफ भी आते हैं तब भी। यहाँ पर आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम्स फॉर वैलिडिटी वेयर बाय रिसर्चर यूजेज अ फ्यूचर क्राइटेरियन मीजर रेदर देन अ कंटेम्प्रेरी वन। निम्नलिखित में से कौन सा वैधता का नाम है जिसके तहत शोधकर्ता समसामयिक मानदंड के बजाय भविष्य के मानदंड माप का उपयोग करता है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या होगा इसका आंसर, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या कंकरेंट वैलिडिटी। तो देखो कन्वर्जेंट वैलिडिटी यहाँ पर होगा नहीं। प्रेडिक्शन में हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए अनुमान लगाते हैं, पूर्व अनुमान। तो इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आइडिया सोचते हैं। कंकरेंट में क्या करते हैं कि पहले से स्टैब्लिश्ड सेट के साथ अपना जो अभी जो हमने टेस्ट बनाया है उसको कंपेयर करते हैं। तो ये भी नहीं होगा और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके साथ ही अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक भी करना वीडियो को, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में जल्द ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।